मैंने कहा विद्युत द्विध्रुव के कारण लक्ष्य पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे अनुप्रस्थ स्थिति बोल सकते हैं। मैंने कहा लक्ष्य या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने कहा विद्युत द्विध्रुव, मैंने कहा ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी, जिस पर आवेश क्रम से माइनस क्यू और क्या है यहाँ पर प्लस क्यू है, और इनके बीच की दूरी 2a है, और इनके निरक्ष क्या ध्यान ये यहाँ पर जो निरक्ष होता है वो क्या होता है कि निरक्ष क्या होता है हमारे द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत। तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण दिशा क्या होती है माइनस क्यू आवेश से क्या होती है प्लस क्यू आवेश की होती है। तो यहाँ पर निरक्ष क्या होगा, इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष पर बिल्कुल लंबवत इस तरह से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, एक बिंदु के लेते हैं P। मैंने कहा यहाँ पर यदि अपन यहाँ विद्युत क्षेत्र का प्रेक्षण करने के लिए कोई आवेश रखे हैं, जैसे यहाँ पर Q0 आवेश रखते हैं, तो ये प्लस Q इस प्लस Q को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा कौन सी दिशा में, ऊपर की ओर। ये प्लस Q ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा प्रतिस्पर्शित करेगा, वो भी कहा इनके बीच की दूरी के अनुदिश। और मैंने कहा था जो बल की दिशा होती है वही होती है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो मैंने कहा ये इस प्लस के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान देते हैं E1। ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा, और आकर्षण की बल की दिशा ध्यान देंगे, मैंने कहा जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहां पर इस पर माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, और वो कौन सा होगा यहाँ E2। तो मैंने कहा ये बिंदु P है हमारा, दिशा समझ में आ गई होगी। तो मैंने कहा इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है प्लस क्यू आवेश से क्या होती है माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। मैंने कहा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस आवेश से क्या होती है माइनस आवेश की ओर होती है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो उसकी दिशा क्या होगी, वो ऐसे होगी। अब मान लेते हैं यहाँ एंगल हमारा ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। तो अपन इस E1 के दो घटक होंगे, तो यहां पर ध्यान देंगे इस तरह से। तो मैंने यहां पर ध्यान देंगे जिनको घटक वियोजित करने या नहीं आता वो यहां ध्यान देंगे, समझेंगे यहां पर इस तरह से ये, और यहाँ ये E1 है, और ये कौन यहाँ क्या है थीटा है, और घटक वियोजित करने के लिए मैंने इस पर लंब वियोजित कर दिया, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये आधार हुआ, ये क्या हुआ लंब हुआ। मतलब ये आधार है तो आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर जो होगा आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पर E1 है, और E1 का जो मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे इससे, तो कहेगा A = E1 cos थीटा। तो ये आ गया हमारा E1 cos थीटा, और ये यहाँ पर क्या है लंब है, तो लंब के लिए ये इसके बराबर है, तो यहाँ ये कौन सा घटक आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, और इसको मैंने नाम दिया E1 sin थीटा। तो इस प्रकार मैंने इसके घटक निकाले, तो ये वाला तो हो जाएगा इसका E1 cos थीटा, और ये हो गया यहाँ पर E1 sin थीटा। इसी प्रकार हम एंगल ए यहाँ दें, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। इसी प्रकार इसका देखें तो यहाँ पर E2 का जो घटक आएगा वो क्या आएगा E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक का होगा नीचे की ओर होगा, वो क्या होगा यहाँ पे E2 sin थीटा। क्या होगा वो E2 sin थीटा। मैंने कहा ये जो डायग्राम बनाया नीचे का वो इस तरह से है, ये एंगल यहाँ पर इस तरह से थीटा है, ये आधार हो गया, तो आधार भी यहाँ पे क्या आएगा ये कर्ण है यहाँ E2 cos थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। आया आपको यहाँ घटकों का वियोजन करना समझ में आया होगा। तो ये यहाँ डायग्राम है, डायग्राम समझ में आया नहीं आया, तो मैंने कहा यहाँ पर इसकी लैंग्वेज देख लें, आराम से आप लिख सकते हैं नोट्स आप बनाना चाहे तो। यहाँ पर मैंने कहा ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है,
ए बी एक क्या है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव है और जिस पर आवेश क्रम से क्या है यहाँ पर माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है 2a है। तो ये वाली दूरी क्या होगी हमारी a और a, यहां से आता है कि दूरी a और ये दूरी भी क्या होगी a, 2a हो गया। तो मैंने कहा इनकी निरक्ष पर, निरक्ष क्या होती है मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबत जो अक्ष है उसको मैंने क्या निरक्ष कहा। तो मैंने कहा यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्ष के लंबत कितनी दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु के लिया मैंने P। तो मैंने कहा इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने कहा लैंग्वेज बहुत आसान है, आप अपने नोट्स में लिखना लिखें तो यहाँ पर बहुत आसानी से बोल रहा हूँ मैं स्लो में, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा AB एक विद्युत द्विध्रुव है, मैंने कहा AB क्या है विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रम से क्या है यहाँ पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है और उनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है यहाँ पर 2a है, जिनके मध्य बिंदु O से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे आगे, अतः अब ध्यान देंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है यहाँ पर E1 है और बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है E बराबर होता है KQ/r²। और ये Q है आवेश है और ये आवेश से दूरी है, दूरी का पता नहीं है तो इसलिए हम इनके नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे उसका, दूरी का नाम है BP। तो मैंने लिखा अतः प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और वो क्या है जी हाँ E1 बराबर क्या आएगा KQ में दूरी यहां से अंत तक दूरी कोई नहीं पता मैं तो क्या लिखेंगे BP का स्क्वायर। 21 नंबर क्या दिया इसको मैंने a। अब मुझे यहाँ BP का मान निकालना है तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है POB, देखिए यहाँ पर POB जिसमें ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, क्या हो गया ये कर्ण हो गया। तो मैंने कहा यहाँ पर समकोण त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से किसे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने कहा यहाँ कर्ण क्या है BP, तो BP का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है यहाँ A प्लस r²। तो BP बराबर वैल्यू आएगा यहाँ पर a² प्लस r² का अंडर रूट का मतलब एक, उसकी पावर 1/2, समीकरण नंबर 2। अपन यहाँ BP का मान यहाँ पर रखेंगे, मतलब BP² बराबर क्या है यहाँ पर a² प्लस r² है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 2 से मान रखने पर अब BP का मान रखेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, मतलब यही आएगा BP² बराबर क्या a² प्लस r² है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी E1 बराबर KQ में a² प्लस r², समीकरण नंबर 3। तो मतलब ये जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुका है a² प्लस r² की पावर a/2। ये सेम डिस्टेंस ये होगी और AB का डिस्टेंस कितनी होगी a² प्लस r² की पावर 1/2। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर आगे इसी प्रकार E2 माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो क्या आएगा E2 बराबर, ये E2 उत्पन्न हो रहा है तो बराबर क्या आएगा माइनस KQ में दूरी इसके बराबर सेम यही दूरी है तो क्या आएगा KQ में a² प्लस r²। ये माइनस है तो इसको माइनस हटाने के लिए इसका क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे। तो E2 वेक्टर बराबर क्या आएगा
E2 बराबर आएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 21 नंबर के देंगे से 4। तो समीकरण 3 व 4 से देखें इन दोनों का परिमाण कैसा है, समान है। बट ध्यान देंगे तो मैंने लिखा समीकरण 4 व 5 से E1 बराबर क्या है यहाँ पर E2 है। समीकरण 4 व 5 से E1 बराबर क्या है यहाँ पर E2 है। ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर क्या दे दिया इसको 5। हमें कुछ यहाँ पर भाषा लिखनी है कि आपको पता है कि इन आवेशों के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 और E2 है और उनके यहाँ पर परिणामी जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दिशा है वो इस दिशा में है। तो अपन कह सकते हैं बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के वियोजित घटक ये कौन से घटक लाएंगे, हमारे ऊर्ध्वाधर घटक क्रम से E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है और क्षैतिज घटक क्या है E1 व E2 E1 cos थीटा व E2 sin थीटा है। तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के वियोजित ऊर्ध्वाधर घटक क्रमश से E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है। अब इन दोनों का मान देखें E1 और E2 बराबर कैसे है, बराबर है। तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा का मान कैसा होगा, बराबर होगा। लेकिन दिशाएं कैसी हैं उनकी, विपरीत। क्यों बराबर है, क्योंकि E1 बराबर क्या है E2 है। तो मैंने लिखा E1 व ऊर्ध्वाधर घटक क्या है E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है जिनका परिमाण समान व दिशा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। दिशा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। क्या जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तथा क्षैतिज घटक क्रम से E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है जिनका परिमाण व दिशा समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा का परिमाण व दिशा समान होने के कारण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगा, यहाँ पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। तो E बराबर क्या आएगा यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। आप देखिए समीकरण 5 से E2 बराबर क्या है, यहाँ पर E1 है या E1 बराबर E2 है। तो मैंने लिखा समीकरण 5 से, तो यहाँ पर E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 के स्थान में E1 रख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या आएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। अब ध्यान देंगे cos थीटा चूंकि आप देखें तो मैंने समीकरण नंबर इसको 6 दे दिया। समकोण त्रिभुज POV से पुनः समकोण त्रिभुज POV से, तो यहां पर हम बात करते हैं, मैंने कहा समकोण त्रिभुज POB से। ध्यान देंगे POB से
cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे a, कर्ण क्या है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, a अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, समीकरण नंबर 7। तो हम क्या करते हैं इस a1 का मान समीकरण 3 से रख देते हैं और cos थीटा का मान समीकरण 7 से 6 में रख देते हैं। तो मैंने कहा आगे समीकरण 6 में समीकरण 3 में 7 से मान रखने पर, तो यहां मान रख रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या आएगा, तो E बराबर 2kq अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा यहाँ a अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। इस दो को a के साथ लगा दें तो q इंटू 2a हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 से करते हैं। जिस पे पावर नहीं होती इस पे पावर घात क्या होती है 1 होती है। तो 1 गुना आधा करेंगे तो घात आपस में क्या जाती है जुड़ जाती है। तो 1 और आधा कितना जाता है 1.5 और 1.5 का मतलब होता है 3/2। E बराबर kq इंटू 2a बटे में यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और आप जानते हैं P बराबर होता है q इंटू 2a। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और चूंकि R बहुत बड़ा है किसी तुलना में a की तुलना में, इसलिए a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग बराबर आएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर E इक्वल टू आ गया kp अपॉन में आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कटेगा और E बराबर आएगा यहाँ पर kp अपॉन में आर क्यूब। ये आ चुका है निरक्ष पे। तो ग्राफ हम यदि अपन b को अचर मान लें तो E व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा आर क्यू होगा और ये ग्राफ अपन बनवा चुके हैं पिछली डेरिवेशन में अक्ष वाली में। तो मैंने लिखा यहाँ पर समीकरण नंबर क्या देंगे से 8। तो E निरक्ष बराबर होता है kp अपॉन आर क्यू और E अक्ष बराबर होता है 2kp अपॉन में आर क्यू होता है। तो E निरक्ष बराबर होता है, ध्यान देंगे, जो E अक्ष बराबर होता है 2E निरक्ष होता है। संबंध मतलब जो अक्ष पर जो, ध्यान देंगे, अक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष से क्या होती है दुगनी होती है। तो यह डायरेक्शन से आपको समझ में आया होगा। आई होप दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ डायरेक्शन को, जल्दी से यहाँ ध्यान देंगे। तो मैंने कहा एक बार जो भाषा मैंने कहा प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो मैंने कहा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर kq अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर क्या है मतलब होता है आवेश से दूरी। तो बिंदु P की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, उसका नाम दिया मैंने bp का स्क्वायर। मैंने कहा समकोण त्रिभुज POV में पाइथागोरस प्रमेय से bp का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस क्या आएगा आर स्क्वायर। तो bp बराबर आया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर तो E1 बराबर आएगा kq अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार माइनस q आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो मैंने कहा यहाँ पर ये माइनस आ रहा था इसलिए मैंने मापांक लगा ले लिया। तो इन दोनों का परिमाण कैसा आया, समान आया। तो मैंने कहा समीकरण 4/5 से E1 बराबर क्या यहाँ पर E2 है। तो मैंने कहा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के वियोजित ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः से E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है, जिनका परिमाण व दिशा समान होने के कारण क्या जाते हैं निरस्त हो जाते हैं। देखा आपने E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिमाण व दिशा, परिमाण कैसा है समान और दिशा कैसी है विपरीत है, इनके कारण क्या जाते हैं निरस्त हो जाते हैं। तथा क्षैतिज घटक क्रमशः से क्या यहाँ पर A1 cos थीटा व E2 cos थीटा है, जिनका परिमाण व दिशा समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यहाँ पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस में आएगा E2 cos थीटा। तो मैंने कहा आगे समीकरण 5 से E2 बराबर क्या है यहाँ पर E1 है, तो यहाँ पर 2E1 cos थीटा आएगा। तो मैंने कहा अपने समकोण त्रिभुज POV से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या यहाँ पर a है और कर्ण क्या यहाँ पर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो मैंने इसका मान समीकरण 6 में E1 का मान 3 से रख दिया और cos थीटा का मान समीकरण 7 से रख दिया। तो यहाँ पर E बराबर आया 2kq अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और a बटे में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। इसका गुना इससे किया तो E बराबर kq इंटू 2a a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर q इंटू 2a बराबर क्या आएगा p। तो मैंने कहा आगे E बराबर kp अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया और r की घात क्या आएगा 3 आएगा। तो मैंने कहा kp अपॉन में क्या आता है r क्यूब।
ठीक है, मैंने कहा ई और आर के मध्य ग्राफ अपन पीछे बात कर चुके हैं, अति प्रबल आता है यहाँ पे यदि पी को अपन अचर मान लेते हैं। ठीक है, अगला एक लास्ट टॉपिक बच रहा है चैप्टर का, अगले चैप्टर